न्यूक्लियस। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है यही है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मेनली कंसिस्ट ऑफ आपका होगा प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट 80% ऑफ वाटर। 80% ऑफ वाटर। जितने भी इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर ये किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म होती है। क्या होती है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म मेनली जो है क्या काम करता है? तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, पहला सारे सेल्स ऑर्गेनल्स, ठीक है, स्टेज होते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी एपरेटस हो, चाहे जो भी हो, एक्सेप्ट किसके? न्यूक्लियस को। एक्सेप्ट न्यूक्लियस को छोड़ के, इसको छोड़ के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सब कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। दूसरी बात है साइटोप्लाज्म में जितने भी इनिशियल सेल से जुड़े हुए प्रोसेस होते हैं, इनिशियल प्रोसेस, वो सारे कहाँ शुरू होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही शुरू होते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल होगा ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आ रहा ना? इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेस्पिरेशन। जिसमें आप क्या बनता है सबको पता होगा, ADPH। समझ में आता है कि नहीं आता है? ADPH आप नहीं समझते। जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो है ATP और ADP होता है। ATP और ADP प्राइमरी रेस्पिरेशन का है कि इसमें जो है फूड ग्लूकोज जो है पूरी तरह से नहीं टूटता है। C6 जो ग्लूकोज होता है वो C3 के कंपोनेंट में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, यानी कि पूरी तरह से एनर्जी टूटा नहीं है, ठीक है। और ये बनाता है प्यूरिवेटिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड। और ये एनारोबिक रिएक्शन होता है। कौन रिएक्शन होता है? एनारोबिक रिएक्शन। तो आप कह सकते हैं कि एनारोबिक रिएक्शन कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। और यानी क्रेब साइकिल का ये प्राइमरी साइकिल शुरू होता है। कहाँ पे? प्राइमरी साइकिल होता है। क्रेब साइकिल का जो रेस्पिरेशन का साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक होता है। साइटोप्लाज्मिक होता है। साइटोप्लाज्म में ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज 6 ग्लूकोज जो आप देख रहे हैं C6 वो कितने में टूट जाता है? C3 में टूट जाता है। और इस तरह से पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो एक कौन रिएक्शन है? एनारोबिक रिएक्शन है। इसका नाम ही एनारोबिक, यानी कि बिना किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता रहता है। साथ साथ ये सेल डिवीजन में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में चाहे वो मियोसिस हो या मिटोसिस हो, दोनों में क्या करता है? मदद करता है। तो आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन अचानक से क्या हो जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है ना। हो गया। अब आइए अगले चीज में हम चलते हैं। और अब हमारा ये आ गया न्यूक्लियस। क्या गया? न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस भाई साहब क्यों जरूरी है? न्यूक्लियस के फंक्शन क्यों जरूरी है? तो पहले आपको यह जानना है कि न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम कौन सा है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। का है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और जैसा कि मेम्ब्रेन आप जानते हैं कवरिंग है, इसका मेन काम यही है कि ये सेपरेट करता है एक दूसरे से सेपरेशन ही इसका क्या है? मेन फंक्शन है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। आ गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। हो गया। ये साइटोप्लाज्म में कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को। साइटोप्लाज्म के फंक्शन तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसका कंटेंट प्रोटीन है, लिपिड है और 80% क्या है? वाटर है, ठीक है। सबसे वो जरूरी। अब आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर जो है साइटोप्लाज्म से किससे अलग हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि हम आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस
nucleus is separated from साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। दूसरी बात आप आइए कि ये भी पोरस होता है। क्या होता है? पोरस होता है। याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो पोरस होता है। क्या होता है? पोरस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन मेम्ब्रेन? इसी तरह से आप किसको देखे थे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी क्या था? पोरस था। पोरस था। अब आपको चलिए पोरस क्यों होता है? तो पोरस का मतलब ये है कि पोर्स के थ्रू, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे प्रोसेस में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, माने अंदर का चीज और बाहर का चीज जो आएगा, ठीक है, या इंडोसाइटोसिस हो चाहे एक्सोसाइटोसिस हो, इन दोनों केसेस में जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉलो होगा वो किसी जगह से ही तो होगा। तो वही ये पोर्स करते हैं। पोर्स अलाउ समथिंग टू गो आउटसाइड एंड समथिंग टू कम इनसाइड। यानी इनसाइड और आउटसाइड जाने वाला जो काम करता है वो क्या करता है? पोर्स का काम है। पोर्स का काम है, ठीक है ना। तो इसमें ये भी क्या है? ये भी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। ये भी क्या होता है? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो अब हमको समझ में आ गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या है? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। क्या है? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है। किसी को सेलेक्टिव मेम्ब्रेन में तो दिक्कत है नहीं। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन में जो चीजों को कुछ अलाउ करता है, कुछ चीजों को नहीं अलाउ करता है, ठीक है ना। अब याद रखिए, जैसे यहाँ पे देखे थे साइटोप्लाज्म क्या था, मतलब अगर आप देखेंगे तो किसी भी चीज को बाहर से आने के लिए ब्लड के थ्रू या ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के थ्रू आने के लिए आपको सेल मेम्ब्रेन दिखता था, सेल मेम्ब्रेन। और ये सामान कहाँ ट्रांसपोर्ट रुक जाता था? इस जेली में रुक जाता था, साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाता था। कहाँ पे स्टोर हो जाता था? साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म से आता है। ये जो डिफ्यूजन होता है ये कहाँ से आता है? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म से कोई चीज डिफ्यूज होकर कहाँ आती है? न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक कनेक्टिंग लाइन है किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। साइटोप्लाज्म और किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आइए न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्लाज्मिक स्टेट, जेली स्टेज होता है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे आपने किसको समझा? साइटोप्लाज्म को समझा, वैसे ही आप समझेंगे न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलिए अब आइए इसके अंदर आपको बताया गया है कि एक कोने में न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। क्या होता है? स्पेलिंग बोलिए तो। LUCLUOLUS। अब ये इसको समझिए, ये क्या होता है कि एक स्फेरिकल शेप होता है। क्या होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। और ये जो है यहां रखिएगा, यहीं पे RNA होता है। सबसे जरूरी चीज RNA, सबको पता है ना? ये क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपका सवाल, आपको देखिए कंपटीशन करना क्या है, आपने वो समझना है कि आपसे कोई सवाल पूछे तो क्या पूछ सकता है। आप खुद बनिए, आप ही मास्टर बनिए और पूछिए कि अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे। तो एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये किस शेप में होता है, तो एक शेप में हो गया कौन सा? स्फेरिकल। और RNA ये सिंथेसाइज क्या करता है? RNA क्या करता है? RNA। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए भाई। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? RNA, ठीक है। और अब सवाल आते हैं जो आगे बढ़ते हैं, हम क्रोमोसोम आएंगे। क्रोमोसोम तो आपको बताया गया था इसके अंदर क्रोमेटिन ऐसे फेज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो आपका दूसरा सवाल हो गया
कि डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीऑक्सी राइबो एसिड, ठीक है ना। ये आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन करेक्ट करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जिसको आप जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये याद रखिएगा, डीएनए हमेशा किसमें होता है? जो डीएनए होता है हेलोनिक्स डिजाइन होता है। क्या है डिजाइन? क्या होता है? हेलोनिक्स, ठीक है। एक मदर का वाला होता है, एक किसका होता है? फादर का। एक पिता जो इसमें आप देख रहे हैं, ये क्या किसका है? मदर वाला है, फादर का है, ठीक है। ये पूरे आपके पेरेंटल इंफॉर्मेशन क्या करता है? कैरी करता है। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए। हाँ, जीन का फंक्शन समझ गया? बोले भाई। यस सर। जीन का फंक्शन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी ऑफ स्प्रिंग के बारे में जो भी आपको जानकारी है वो आगे कैरी करना इसका काम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो फंक्शन है न्यूक्लियस को समझिए। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस सेंटर है, क्या न्यूक्लियस सेंटर है। तो याद रखिए कि जो भी चीज सेंट्रल चीज होती है ना, वो समझिए कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रही है। यानी कि पूरे चीज को न्यूक्लियस जो है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है कहाँ पे? सेल में। आपको इसी का नहीं, आप पढ़ने का एक तरीका देखिए कि जो भी चीज सेंट्रल है तो उसका सीधा संबंध है जितने भी बाहर के चीजें। जैसे आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सन है, सेंटर में कौन है? सन। तो सन का सीधे से सबका किसकी सर क्या है? रिलेशन। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए न्यूक्लियस पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि सीधे उसका रिएक्शन में भी है। तो अगर कंपोजिशन करता है या कॉम्बिनेशन करता है तो सबका रिएक्शन किसे हो जा रहा है? उसके सेंटर से, मतलब न्यूक्लियस से। किसे? चाहे उसका एटॉमिक वेट निकाल लीजिए, चाहे एटॉमिक मास निकालिए, मास हो की बात कर रहे हैं, चाहे आप एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, सभी बातों में किसको देख रहे हैं? न्यूक्लियस को, यानी उसके सेंटर को। तो इसमें भी सेंटर क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? पहला फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि सेल कंट्रोल, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल इज कंट्रोल्ड बाय किसके? न्यूक्लियस ही सारा कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत हो गया? दूसरी बात, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में